Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स में जो चैप्टर देख रहे हैं हम लोग वो है खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी, और इसमें जो आज नया चैप्टर देखेंगे, नया टॉपिक जो है वो सौर मंडल सोलर सिस्टम को देखेंगे। हमने कहा था जब हमने एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर स्टार्ट किया था खगोलिकी का, तो खगोलिकी को अर्थात एस्ट्रोनॉमी को 3 भाग में बांटा गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं खगोलिकी, इसका 3 पार्ट था, है ना। पहला पार्ट जो था वह खगोलिकी का विकास था, खगोलिकी का विकास। दूसरा चैप्टर जो था वह है आपका खगोलीय या आकाशीय पिंड, खगोलीय या आकाशीय पिंड, ये भी हमने देखा। और तीसरा जो था वो है सोलर सिस्टम या सौर मंडल, है ना, सौर मंडल। तो आज जो है हम लोग खगोलिकी के एस्ट्रोनॉमी का जो अंतिम चैप्टर है सौर मंडल, मतलब कि हम कहना ये चाह रहे हैं खगोलिकी में, एस्ट्रोनॉमी में हमने खगोलिकी का विकास पढ़ चुका है, हमने खगोलीय या आकाशीय पिंड जो सेलेस्टियल बॉडीज था ये भी पढ़ लिया है, और आज जो हम पढ़ेंगे वो सौर मंडल होगा। ये तीसरा चैप्टर जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, ये अंतिम चैप्टर है खगोलिकी का, और इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और जब सौर मंडल सोलर सिस्टम का इसका सारा टॉपिक इसमें देख लेंगे तो यहीं पर फिजिक्स का मतलब कि जो चैप्टर वाइज है वो खत्म हो जाएगा, और हम इसके बाद जो अगला प्लेलिस्ट आप देखिएगा वो केमिस्ट्री का लेकर के आएंगे। तो ये अभी इसमें बहुत सारा वीडियो है, सोलर सिस्टम में बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारा टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे। तो आज बारी है सौर मंडल की। खगोलिकी का विकास देख लिया है ना, और खगोलीय या आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज ये भी देख लिया। अब सोलर सिस्टम को आज देखेंगे। तो सौर मंडल क्या है या सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्रों, उल्काओं, पिंडों, है ना। देखिए जितना भी बात हमने बोला वो सब कर देते हैं। धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग जो है उल्का पिंड हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, है ना, कुछ ग्रह हैं, ये सब अलग अलग जो है अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं, और इन सब के पूरे परिवार को मिला जुला करके हम इसको क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं या सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है पहले इसको देखेंगे, या सौर मंडल हम किसको कहते हैं। तो देखिए सूर्य के चारों ओर, यहां से हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, सूर्य के चारों ओर, सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, इसलिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। अब इन चक्कर लगाने वाले में कौन कौन है, तो देखिए ग्रह है, ग्रह, नक्षत्र या क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हैं, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, है ना, धूमकेतु, उल्का या उल्काओं, है ना, तथा अन्य आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय पिंड। तो ये सारे चीज जो है ना, तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह या परिवार को, के समूह या परिवार, के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं। ये आपका हो गया कि सौर मंडल हम लोग किसको बोलते हैं या सोलर सिस्टम किसको कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या उसके परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, और सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान, अगला पॉइंट देखिएगा, है ना, सौर मंडल में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान, सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97%, 99.97% है, तथा शेष इतना जो है सिर्फ सूर्य का द्रव्यमान है,
और शेष जो है कितना बच जाता है, इसमें शेष बताइएगा 0.03%, 0.03%, 0.03% शेष सभी आकाशीय पिंड है। इतना में क्या है, शेष सभी आकाशीय पिंड है। अब आप सोच सकते हैं शेष सभी आकाशीय पिंड कि सूर्य कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सूर्य ही है, ऐसा आप बात समझ सकते हैं। क्योंकि जो टोटल सौरमंडल है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, इस पूरे सौरमंडल में सिर्फ सूर्य का द्रव्यमान, सिर्फ सूर्य का जो मास है यह कितना है, तो 99.97%, 99.97% है ना, 99.97% या दशमलव है, 99.97% जो है ये सिर्फ सूर्य का द्रव्यमान है। और बाकी जो शेष ग्रह नक्षत्र हैं इसका द्रव्यमान कितना है, 0.03%, 1% भी नहीं है, ये आधा % भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कम है। तो सौरमंडल में जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान है किसका है, सूर्य का है। सूर्य अकेला 99.97% है ना, 99.97% जो है सिर्फ सूर्य का द्रव्यमान है सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में सिर्फ सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। और बाकी जो 0.03% बचा, इसमें से सभी बाकी आकाशीय पिंड आ जाते हैं। तो अब अंदाज लगा सकते हैं कि सूर्य सौरमंडल का क्या है ना, बिना सूर्य के किसी भी सौरमंडल की आशा नहीं की जा सकती है ना, ये आपको इसके आंकड़े से लगता है। और इनमें भी बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान मिलाकर 92% है, देखिए। और इनमें भी किसमें, ये जो शेष बचा हुआ है 0.03%, और इनमें भी बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान, इनमें भी बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान कितना है, तो 92% है, 92%, 92% है। अब समझ लीजिए, एक तो सौरमंडल का टोटल द्रव्यमान में 99.97% सूर्य हो गया, और 0.03% में शेष सभी आकाशीय पिंड हो गए, और इन शेष सभी आकाशीय पिंडों में बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान 92% है। ये देखिए, बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान इस 0.03% में बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान मिलाकर के कितना है, 92% है। अब समझ लीजिए कि बाकी क्या है ना। पहले तो ये जान लीजिए कि टोटल 99.97% सूर्य का द्रव्यमान है, और शेष जो 0.03% बचा, ये सभी बाकी आकाशीय पिंड हैं। इसी में इस बाकी 0.03% में बाकी आकाशीय पिंड भी आते हैं, इसमें बृहस्पति और शनि भी आते हैं। और इस 0.03% में बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान सिर्फ मिला के 92% है, और बाकी 8% बच गया। मतलब 0.03% जो कि सूर्य को छोड़ करके बाकी आकाशीय पिंड है, उसमें से बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान मिला करके 92% सिर्फ बृहस्पति और शनि है। यह भी बहुत रिमार्केबल बात है ना। है ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। अपना प्रकाश, ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता, ग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं ना, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसी को ये ग्रह जो है परावर्तित करते हैं। ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन इन पिंडों के वातावरण की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करती है ना। प्रकाश का जो परावर्तन है, अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या, प्रकाश का परावर्तन, यह तो हम लोग समझ गए कि कोई भी ग्रह है उसको अपना प्रकाश है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके चमकीला होता है, या चमकता है, या दिखाई देता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, यह इन पिंडों के वातावरण की मात्रा है ना, प्रकाश का परावर्तन इन पिंडों के वातावरण की मात्रा है ना, वातावरण की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है। वातावरण की मात्रा और प्रकृति, वातावरण की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है, देखिए क्या बोला कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा, प्रकाश जो परावर्तित होगी है ना, प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह इन पिंडों के वातावरण की मात्रा पर, वातावरण की मात्रा कैसी है और इस पिंड की प्रकृति कैसी है, वातावरण की मात्रा और प्रकृति, और वातावरण की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है।
जैसा प्रकृति और जैसा वातावरण होगा वह उसी पर डिपेंड करेगा कि प्रकाश का परावर्तन वह कितना करेगा। कोई भी ग्रह प्रकाश का परावर्तन कितना करेगा यह इस बात पर तय करता है कि उस पिंड में वातावरण की मात्रा कितनी है या फिर उस पिंड की प्रकृति कैसी है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। जिन पिंडों के पास अपना वातावरण नहीं होता उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है और वे कम चमकते हैं, है ना। जिन पिंडों के पास अपना वातावरण नहीं होता है, जिन पिंडों के पास अपना वातावरण नहीं होता है या वायुमंडल नहीं होता है उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है। उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, उससे कम होगा, है ना। उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है और वे कम चमकते हैं, ज्यादा नहीं चमकता है और वे कम चमकते हैं। तो यहां से यह पॉइंट भी याद रखिएगा कि जिन पिंड के पास जो भी पिंड है जिस पिंड के पास वातावरण नहीं है या वायुमंडल नहीं है, जिस पिंड के पास वातावरण या वायुमंडल नहीं है उनसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कम होता है। उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है और वे कम चमकते हैं, वो ज्यादा नहीं चमकेगा, है ना। जिस पिंड के पास वातावरण नहीं है या जिस पिंड के पास अपना कह सकते हैं कि वातावरण या आप उसको वायुमंडल भी कह सकते हैं कि जिस पिंड के पास अपना वातावरण या वायुमंडल नहीं है वह पिंड प्रकाश का परावर्तन उतना ही कम करता है और जब प्रकाश का परावर्तन कम करेगा तो वह चमकेगा भी कम। यहां पर दो बात है, एक तो जिस पिंड का वातावरण नहीं है या वायुमंडल नहीं है उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है, प्रकाश का परावर्तन उससे बहुत कम होता है और वे कम चमकते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब कम होगा तो चमकेगा भी कम। जिससे परावर्तन ज्यादा होता है वो चमकीला होता है। हीरा में प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा होता है इसलिए हीरा चमकीला होता है। इन ग्रहों के साथ भी कुछ ऐसा है, जिसके पास वायुमंडल नहीं है, है ना, जिसके पास वातावरण नहीं है उससे प्रकाश का परावर्तन कम होगा और वे चमकेंगे भी कम ही, है ना, वे कम ही चमकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा, कैसी कक्षा, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा, दीर्घवृत्तीय, इसको आप इलेक्ट्रिकल है ना, इलिप्टिकल कह सकते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घवृत्तीय कक्षा में पथ पर परिक्रमा करते हैं। दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं उनकी कक्षाएं कैसी होती है तो वह दीर्घवृत्तीय होता है। कैसा होता है, दीर्घवृत्तीय, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, इलिप्टिकल। कैसा होता है, तो इलिप्टिकल होता है या दीर्घवृत्तीय होता है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करते हैं या कह सकते हैं इलिप्टिकल पथ पर परिक्रमा करते हैं। शुक्र व अरुण दक्षिणावर्त दिशा में, देखिए अब दो ग्रह अलग अलग लिया जा रहा है ना। देखिए शुक्र व अरुण, है ना। शुक्र जिसको आप वेनस भी कहते हैं, इंग्लिश में देखिएगा तो ये वेनस होगा, है ना। शुक्र व अरुण, वेनस और अरुण। अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। तो वेनस और यूरेनस अर्थात शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त दिशा में, ये दोनों दक्षिणावर्त, ये ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा का मतलब क्या हो गया, यह हो गया क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो शुक्र और अरुण जो है ये दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में, अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। से पश्चिम दिशा में परिक्रमा मतलब ये जो घूमेगा पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि सौरमंडल में ऐसा कौन सा दो ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, तो आपका क्या आंसर होगा, एक है शुक्र
और दूसरा है अरुण, है ना, अर्थात वेनस और यूरेनस। वेनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमने वाले दो ग्रह कौन कौन हैं? तो अरुण और शुक्र, है ना, वेनस और यूरेनस। वेनस और यूरेनस ये दोनों जो हमेशा याद रखिएगा, ये दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह वामावर्त। बाकी जो अन्य सभी ग्रह हैं, बाकी अन्य सभी ग्रह, इस दोनों को छोड़ के बाकी अन्य सभी ग्रह, है ना, बाकी अन्य सभी ग्रह वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, ये दोनों दक्षिणावर्त और बाकी सभी ग्रह वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व में, दिशा में अर्थात ये क्या हो गया, पश्चिम से पूर्व, वो पूर्व से पश्चिम था और ये पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। सदा याद रखिएगा कि सिर्फ जो है शुक्र और अरुण को छोड़ करके, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सभी वामावर्त घूमते हैं अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। मतलब इसका दिशा जो है पश्चिम से शुरू होकर पूरब की दिशा में, पश्चिम से पूरब की दिशा में परिक्रमा करते हैं। बल्कि शुक्र और अरुण मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज मतलब पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। सूर्य व ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें परिक्रमा करने देता है। सूर्य और ग्रहों के बीच, सूर्य व ग्रहों के बीच, सूर्य और ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स का गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो सूर्य है और जो ग्रह है दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा दोनों संतुलित होता है, बैलेंस्ड है। तो वही बात कर रहा है कि सूर्य व ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें परिक्रमा करने देता है, इन्हें परिक्रमा करने देता है। मतलब परिक्रमा करने देता है कि मतलब क्या हुआ, ये परिक्रमा करने में जो है कौन मदद करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। सूर्य और ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन्हें परिक्रमा करने देता है। मतलब परिक्रमा करने देता है कि मतलब परिक्रमा करने में मदद करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट हैं, स्थित हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो पूरा ब्रह्मांड गड़बड़ाएगा, है ना। वो कोई शक्ति है जो उसको नियंत्रित की हुई है, या जो समझे वो गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के अनुसार लगा हुआ है। तो सूर्य व ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें परिक्रमा करने देता है। यदि सूर्य ना रहे तो सभी ग्रह अपने कक्षा के स्पर्श रेखीय दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में तेजी से गायब हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। यदि सूर्य न रहे, यदि सूर्य न रहे तो क्या होगा, यदि सूर्य न रहे तो सभी ग्रह अपनी कक्षा में, सभी ग्रह अपनी कक्षा के स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल के स्पर्श रेखीय, कक्षा के स्पर्श रेखीय, या इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल, है ना। टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में तेजी से गायब हो जाएंगे, अभाव में तेजी से गायब हो जाएंगे। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं लगेगा तो ये क्या होंगे, अपने स्पर्श रेखीय दिशा में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। मतलब वो अपना कक्षा छोड़ करके गायब हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है कि यदि सूर्य न रहे तो सभी ग्रह अपनी कक्षा के स्पर्श रेखीय, मतलब क्या, टेंजेंशियल दिशा में जो स्पर्श रेखीय, अब सबका मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और ऐसे करके दीर्घवृत्तीय कक्षा बनी हुई है, तो जब सबका अलग अलग कक्षा है ना, सबका अलग अलग कक्षा है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह है
तो इसका जो टेंजेंशियल जिधर जिधर से होगा स्पर्श रेखीय, उस दिशा में क्या होगा, स्पर्श रेखीय अर्थात टेंजेंशियल दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में तेजी से, हल्का फल्का से नहीं, तेजी से क्या होगा, गायब हो जाएंगे। मतलब वो अपनी कक्षा छोड़ करके गायब हो जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में गायब हो जाएंगे। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पूरे सौरमंडल, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा को, पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा को, है ना, पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा को निर्धारित करता है, को निर्धारित करता है। इसका क्या मतलब हुआ, समझते हैं हम लोग कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है अर्थात नॉर्थ पोल जो है धरती का, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन को निर्धारित करता है, उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है ये पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा को निर्धारित करता है कि सौरमंडल में उत्तर दिशा किधर होगा, तो जिधर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उधर ही सौरमंडल का उत्तर दिशा होगा, है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ही डिसाइड करता है कि सौरमंडल के उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। पृथ्वी का जिधर उत्तरी ध्रुव है उधर ही सौरमंडल की उत्तर दिशा कहलाती है ना। प्रायः सभी ग्रह अपने अक्ष से थोड़ा थोड़ा झुककर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह, प्रायः सभी ग्रह, है ना, अपने जो है एक्सिस पर, अपने अक्ष से थोड़ा झुककर, अपने अक्ष से थोड़ा झुककर, अपने अक्ष से थोड़ा झुककर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। थोड़ा झुककर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, थोड़ा झुककर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब क्या, अपने एक्सिस पर झुका हुआ भी है और झुक करके सूर्य का परिक्रमा भी कर रहा है। सभी ग्रह अपने अक्ष से थोड़ा झुककर, जो एक्सिस है उसे थोड़ा सा झुककर, आप जानते हैं कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है 23.5 डिग्री झुककर कर रही है, तो सभी ग्रह अपने अक्ष से, यहाँ प्रायः होना चाहिए, प्रायः सभी ग्रह अपने अक्ष से थोड़ा झुककर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हल्का झुक करके जो है सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। इन ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब इन ग्रहों को दो भागों में, इन ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब इन ग्रह को दो भाग में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन सा हो गया, तो एक है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, एक हो गया आपका आंतरिक ग्रह या इसी को बोलते हैं पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। और दूसरा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। दूसरा कौन सा है, बाह्य ग्रह, ग्रह या इसी को बोलते हैं बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। ये दो ग्रहों में, जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उसको दो ग्रहों में बांटा गया है। एक है आंतरिक ग्रह और एक है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह का ही दूसरा नाम है पार्थिव ग्रह और जो बाह्य ग्रह है इसी का दूसरा नाम है बृहस्पति ग्रह। तो अब जो हम लोग यहाँ के बाद जो वीडियो देखेंगे उसमें जो इन ग्रहों को दो भागों में बांट दिया गया है ना, सौरमंडल में सभी ग्रहों को जो दो भागों में विभाजित किया गया है, जो एक है आपका आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह और दूसरा है आपका बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग देखेंगे। एक बार बस इसको एक बार ससरी निगाह से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कहाँ था। खगोलिकी में हमने 3 चैप्टर पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी में। पहला था खगोलिकी का विकास, दूसरा है खगोलीय या आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी जिसको बोलते हैं, और तीसरा है सौरमंडल। इन दोनों को देखा था। सौरमंडल को आज हम लोग देख रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है और शेष 0.03% में बाकी सभी आकाशीय पिंड हैं। और इसी 0.03% में
आपका बृहस्पति भी आ गया और शनि का द्रव्यमान 92% है, मतलब शेष जो 0.03% बचा, इसमें बृहस्पति और शनि का द्रव्यमान मिलाकर कितना है, 92% है। ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं, और प्रकाश का परावर्तन इन पिंडों के वातावरण की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस ग्रह का जैसा वातावरण होगा, जैसी उसकी प्रकृति होगी, वैसा ही वह प्रकाश का परावर्तन भी करेगा। जिन पिंडों के पास वातावरण नहीं है, उनसे प्रकाश का परावर्तन कम होता है और वे कम चमकते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय अर्थात इलिप्टिकल पथ पर परिक्रमा करते हैं। शुक्र व अरुण है ना, वेनस और यूरेनस जो है दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं, जबकि बाकी अन्य सभी ग्रह वामवर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य व ग्रहों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें परिक्रमा करने देता है। ये जो सूर्य और ग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यही इसको क्या करता है, परिक्रमा करने में मदद करता है या परिक्रमा करने देता है। यदि सूर्य न रहे तो सभी ग्रह अपनी कक्षा में स्पर्श रेखीय अर्थात टेंजेंशियल दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में तेजी से गायब हो जाएंगे। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पूरे सौरमंडल के उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। प्रायः सभी ग्रह अपने अक्ष से थोड़ा झुककर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, दूसरा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। अब जो है ये टॉपिक कि इन ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया है, ये हम अगला दिन लेकर के आएंगे आपके लिए। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।